नमस्कार दोस्तों, टाइम लैप्स अवे में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको पॉलिटी का पूरा निचोड़ मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी। जैसे कि आपको सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और सारे जैसे पिट्स इंडिया एक्ट था, उनके बारे में भी बताया जाएगा और इसके बाद कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इन सब के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों को चार्टर एक्ट के बारे में भी बताया जाएगा और हाँ, इसके साथ साथ आपको मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस रिफॉर्म, इन सब के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि जो संविधान की जो सभा बनी थी उसके अंदर पहली बार कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोगों को किस किस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का B.R. अम्बेडकर, इस तरीके से जैसे कि एडवाइस कमेटी के वो अध्यक्ष कौन थे, पहले नॉन परमानेंट मेंबर के अध्यक्ष कौन थे, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बात की जाए आफ्टर बक्सर वॉर 1764 वुन बाय ब्रिटिशर्स दे इम्पोज मैनी एक्ट ऑन अस। इसका मतलब ये है, मेरा बताने का मतलब ये है कि बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। इसके बाद से क्या हुआ था कि उन्होंने इस तरीके से हम लोगों के ऊपर इसके बाद से कुछ एक्ट लगाने चालू कर दिए और वो जो एक्ट थे वो थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कंपनी की जो अथॉरिटी थी ना, वो क्राउन शासन ने ले ली थी। क्राउन शासन मतलब जो ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट से रिलेट करते थे, यूके से डायरेक्ट, वहाँ पे इस हिसाब से ले ली थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसी एक्ट के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया गया। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश कर लिया गया था। ठीक है ना। इसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और इसके अंदर बम्बई और मद्रास के गवर्नर भी इंक्लूडेड है पहले से। मतलब अब सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर होता था, मगर अब सिर्फ और सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। बात करते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश की गई है जिसके पहले चीफ जस्टिस थे, वो थे सर एलिजाह इम्पे और इनके साथ 3 अन्य जज थे। उनका नाम था चैम्बर्स, लिमिस्टार्स और हाइड। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरेट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कंपनी पर अधिकार जमाया। बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरेट्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनके थ्रू जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग थे, यूके से रिलेटेड जो लोग थे, उन्होंने कंपनी पर अधिकार जमाया। अरे लोग मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कंपनी पर अधिकार जमाया। ठीक है ना। और इसी के अंदर इसी के समय एक समय आता है 1784, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों को स्थापित किया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरेट थे उनको बिजनेस रिलेटेड इस्टेब्लिश किया गया और कंट्रोलर को पॉलिटिकल मैटर के हिसाब से। अब हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट के हिसाब में आते हैं। इसमें यह है कि कंपनी के अधिकार पात्रों को 20 साल तक इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब कंपनी का जो अधिकार था, मतलब कंपनी के जो अधिकार थे उनको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है कि कंपनी के इंडिया के साथ बिजनेस करने की जो मोनोपोली थी उसको भी वापस ले लिया गया था। कंपनी के इंडिया के साथ बिजनेस करने की मोनोपोली को वापस ले लिया गया था। ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, ये बिल्कुल भी सही हैं और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो आप चेक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ, जिस बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि आप जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो सरकार बनी थी उसमें जैसे रक्षा मंत्री कौन थे, खाद्य संस्करण मंत्री कौन थे, IT मिनिस्टर कौन थे और लॉ मिनिस्टर कौन थे, इन सब के बारे में पूरी एक लिस्ट दी हुई है मैंने आगे। इनके साथ और भी कई चीज़ें हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी पहले यहीं पे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 1813 का चार्टर एक्ट बता दिया।
अब और उसके बाद जैसे जो मैंने आपको बताया था ना, कंपनी के इंडिया के साथ बिजनेस करने की मोनोपोली को वापस ले लिया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। 1833 के चार्टर एक्ट की, इसमें कंपनी के बिजनेस राइट्स फुली अबॉलिश कर दिए गए। फुली अबॉलिश का मतलब होता है कि वापस ले लिए गए क्राउन के द्वारा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब कंपनी का वर्क ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ भारत पर रूल करना है, ठीक है ना। बात करते हैं बंगाल के गवर्नर को। अब जैसे पहले बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल के गवर्नर को अब लोग इंडिया का गवर्नर जनरल कहने लगेंगे। जैसे मतलब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, हम लिख देते हैं यहाँ पर गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब लोग इंडिया का गवर्नर जनरल कहने लगेंगे, ठीक है। और इसमें जो पहले गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग के पास कि 1843 में इसी एक्ट के थ्रू दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 15 जैसे काम किए गए, जिसका मतलब ये था कास्ट, धर्म, कलर, मतलब और किसी भी तरीके से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। इसी के अंदर लॉर्ड माइकाले जो थे, इनकी प्रेसिडेंटशिप में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया, लॉ आयोग को गठित किया गया। अब नेक्स्ट हमारा जो चार्टर है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या है कि कंपनी के इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर एग्जाम कराए गए, उनको स्टार्ट किया गया। 1854 में ही मैकाले जो समिति बनाई थी उन्होंने, वो स्टार्ट की गई। ये एजुकेशन से रिलेटेड समिति थी। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है 1858 इंडियन रूल एक्ट आता है। इसमें 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की वजह से भारत का जो रूल था वो अब ब्रिटिश क्राउन करेगा, मतलब पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन करेगा। कंपनी से ये राइट छीन लिया गया। कंपनी को कहा गया था ना कि आप रूल करिए, बट अब ये भी कंपनी से राइट छीन लिया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके अब वायसरॉय कर दिया जाता है। उसके बारे में भी अभी आगे बताता हूँ आपको। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट गवर्नेंस होगा मुगल पे, सॉरी, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट गवर्नेंस होगा इंडिया पर। और ये जो मुगल हैं, इनके पोस्ट को एबॉलिश कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। अब मुगल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को एबॉलिश कर दिया गया। किसके अंदर? 1858 के इंडियन रूल एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल, एक सेकेंड, हाँ हाँ, बात करते हैं कि 1858 के अंदर इंडियन रूल एक्ट के अकॉर्डिंग जो ये एक्ट है, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को हटा दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। गवर्नर जनरल, नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल का वाइसरॉय में परिवर्तन हो जाता है और पहले लॉर्ड कैनिंग होते हैं और लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है 1909। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें जो मार्ले हैं, इसमें जो मार्ले हैं वो इंग्लैंड में इंडिया के सेक्रेटरी हैं और जो मिंटो हैं वो इंडिया के वाइसरॉय हैं इस समय 1909 में। इसके अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन और पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वोटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। बात करते हैं 1919 की। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें क्या है कि जो प्रांत थे, जो प्रोविंस थे, उनमें ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन को लाया गया और जिसके फादर थे लियोनस कॉर्टिज। इसी के अंदर सीएजी से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए, उनके आयोग का गठन किया गया। सीएजी से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए और उनके आयोग का गठन किया गया। इसी के अंदर केंद्र का जो बजट था वो पहली बार सेपरेट किया गया स्टेट के बजट से। जो केंद्र का जो बजट था वो पहली बार सेपरेट किया गया स्टेट के बजट से। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंदर इंडिया में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया और उस समय जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉयड जॉर्ज। कौन थे? लॉयड जॉर्ज, ठीक है। बात करते हैं 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट की। 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट की, इसके अंदर क्या था कि ऑल इंडिया यूनियन बनाया गया, जो बनाया गया 11 ब्रिटिश एरिया के हिसाब से,
6 चीफ कमिश्नर्स के हिसाब से, और उनके हिसाब से मतलब उनको भी इसमें ज्वाइन किया गया जो ऑल इंडिया यूनियन के अदर मेंबर्स थे, ऑल इंडिया यूनियन के अदर मेंबर्स थे। अब इसी के अंदर सेकंड इसका पार्ट है प्रांतीय इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वर्ड यहाँ इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ प्रांत में, प्रोविंस में ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन हटा दिया गया, उससे उनको आज़ाद कर दिया गया। नेक्स्ट है सेंटर में ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें रखा गया, जिसके अंदर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को बना दिया गया। ठीक है ना। इसके अंदर आपको प्रियम्बल नहीं दिखेगा, प्रस्तावना नहीं दिखेगी, और बर्मा को इसी समय हटा दिया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 कोलकाता, 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में किया गया। आपको आरबीआई का अगर नेशनलाइजेशन पता हो, नेशनलाइजेशन अगर पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। इसमें 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया, ये 18 जुलाई 1947 को ये पास हो चुका था। इसके अंदर 2 राज्य बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। दोनों में सेपरेट गवर्नर्स थे, तब तक थे जब तक संविधान नहीं बन जाता इनका। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब भारतीय संवैधानिक सभा की। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1946 को हुई थी। इस समय कैबिनेट मिशन भी था, 1946 में आया था। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इसका विचार जो सबसे पहले आया वो स्वराज पार्टी को आया था 1924 में, मतलब स्वराज पार्टी में आया था 1924 में। अब नॉन परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे इसके वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग थे उस समय। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसमें असेंबली नहीं थी। यहाँ पे क्या था कि जो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को स्थान दिया जाता था इस हिसाब से। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अलग अलग तरीके की जो कमिटीज बनी हुई थी, उन कमिटीज के प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन कौन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। यूनियन पावर कमेटी, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए दोनों में यूनियन लिखा है, इसका मतलब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। फिर बात करते हैं ऑपरेशनल कमेटी, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय संवैधानिक सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी रिलेटेड कंसल्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी रिलेटेड कंसल्टिंग कमेटी थी, ये इसके 2 सब कमेटियाँ थी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी। फंडामेंटल राइट जो सब कमेटी थी इसके जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, और माइनॉरिटी के जो सब कमेटी थी उसके एचसी मुखर्जी थे। फिर बात करते हैं फ्लैग कमेटी की। फ्लैग कमेटी जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओर से था, मतलब इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद की तरफ से की जाती थी। अब हम लोग बात करते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, इसमें मेंबर्स, महिला मेंबर्स की बात करते हैं, बाकी सारे तो नॉर्मल होते हैं, मेन महिलाओं का पूछा जाता है एग्जाम में। इनकी संख्या है 15। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो 11 नवंबर 1946 है, वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए संवैधानिक समिति के। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 जुलाई 1946 को दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 जुलाई 1946 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें एक नोट आप लोग करके रख लीजिए कि जब आफ्टर सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जब आपस में सेपरेट हो चुके थे 31 अक्टूबर 1947 में, री इलेक्ट मेंबर्स 299 हो गए। मतलब इससे पहले जब संविधान की सभा बनी थी तो मेंबर्स कुछ थे, 300 कुछ थे। वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि आप लोगों भी अपना सहयोग करके उसको बताएं। ठीक है। तो मतलब जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया तो भाई जो मेंबर्स थे वो भी इधर से उधर चले गए। तो 1947 31 अक्टूबर को फिर मेंबर की री-इलेक्शन हुई, तो उसमें 299 मेंबर्स रह गए। अब बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया, और 26 जनवरी 1950, मतलब 26 नवंबर 1949 49 को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हो गया, और 26 जनवरी 1950 को ये
पास हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग का थोड़ा सा ही बचा है। इसके अंदर स्वतंत्र भारत का पहला जो मंडल था 1947 का, उसके अंदर कौन कौन लोग थे? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन कौन थे? मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, 2 भागों में हमने बांटा है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के अंडर में क्या क्या था? ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। फॉरेन का वर्क इनको दिया गया था। साइंटिफिक रिसर्च के डिपार्टमेंट था इनके पास, और राष्ट्रमंडल इनके अंतर्गत आता था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके में ये होम मिनिस्टर थे, सूचना व प्रसारण मंत्री थे, और राज्यों का जो मैटर होता था उनको ये देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेट करते थे। अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय इनके अंडर में था। जॉन मथाई रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री इनके अंडर में थी। बी आर अम्बेडकर के अंडर में विधि आयोग था। अब जगजीवन राम के अंडर में लेबर डिपार्टमेंट था। सरदार बलदेव सिंह में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थे ये। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्ट्री थी। याद कैसे कर सकते हैं? अमृत से हम लोग बच जाते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री। अब CH भाभा ये कॉमर्स से रिलेटेड थे, मतलब वाणिज्य डिपार्टमेंट था इनका। रफ़ी अहमद किदवई ये संचार मतलब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। अब RK शनमुखम शेट्टी ये फिनेंस मिनिस्ट्री इनके अंडर में थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इनके अंडर में थी। और VN गैडगिल ये कार्य मतलब वर्क, कोयला और एनर्जी डिपार्टमेंट इनके अंडर में था। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान को बनने में कितना वक्त लगा। तो शायद आपको पता होगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, अब 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों एक्सेप्ट किए गए। 24 जनवरी 1950। 26 जुलाई 1947 पाकिस्तान के संविधान सभा की स्थापना की गई। पाकिस्तान के संविधान सभा की स्थापना की गई 26 जुलाई 1947 को। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रियम्बल की। प्रियम्बल की बात क्या करते हैं, इसके अंदर आगे हम लोग पढ़ेंगे बेरूपाडी केस, केशवानंद भारती केस, इसके बारे में बात करेंगे, मगर पहले प्रियम्बल के बारे में देखते हैं। प्रियम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ, जिसमें सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत हम भारत के लोग, उसके आगे है, मगर जो लास्ट में अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है ज़्यादा। बट ये जो केस है बेरूपाडी केस, इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, मगर केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था कि इसमें प्रियम्बल को संविधान का भाग माना जा सकता है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये बात हम लोगों की प्रियम्बल की थी। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉरेन सोर्स कौन कौन से थे। जैसे USA से फंडामेंटल राइट्स लिया गया था, जुडिशियल रिव्यू लिया गया था, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट महाभियोग लिया गया था, वाइस प्रेसिडेंट लिए गए थे, और वित्तीय इमरजेंसी भी ली गई थी। UK मतलब ब्रिटेन से क्या लिया गया था? यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया था, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया था, और विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई थी। आयरलैंड से DPSP मतलब चौथा पार्ट जो था हम लोग के आर्टिकल का, राष्ट्रपति का इलेक्शन आयरलैंड से। अब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रियम्बल की भाषा, कंक्यूरेंट लिस्ट और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। जर्मनी का लिया गया था इमरजेंसी, जर्मनी से लिया गया था इमरजेंसी। कनाडा से लिया गया था गवर्नर्स अपॉइंटमेंट, यूनियन एंड स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र और राज्यों के बीच का जो शक्ति विभाजन था वो। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया था, मतलब अमेंडमेंट आप लोग क्या कहते हैं हिंदी में। और रशिया से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज। जापान से लॉ के थ्रू मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई थी। इसके आगे का आपको अगली वीडियो में मिलेगा, जो कि हमारी कल आएगी, और उसके अंदर हम आपको सारे आर्टिकल कराएंगे लाइन बाय लाइन। और उसके बाद जो हमारी तीसरी वीडियो आएगी, उसके अंदर हम लोग आपको कराएंगे जितने भी अभी तक के अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जितने भी अभी तक संशोधन किए गए हैं, हाँ संशोधन किए गए हैं,
वो सारे बताए जाएंगे, और उसी के साथ जितने भी और क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको उस वीडियो में कराऊंगा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी क्या गलतियाँ थी, या मैंने क्या कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा हो कि ये नहीं, ये होना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।